वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम मौर्यकालीन कला व संस्कृति का अध्ययन करेंगे। लिपि का आविष्कार और मुद्राओं के प्रयोग के साथ साथ स्थापत्य और कला के क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम इसी युग में हुआ था। पत्थर का जो प्रयोग किया गया था सबसे पहले मौर्य काल में किया गया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ललित कलाओं का उपयोग किया गया था। जो भी ये स्थापत्य कला इनका जो प्रयोग किया किस लिए किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया। भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि का उपयोग किया गया था। भवन निर्माण की विशेष कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सब का प्रयोग मौर्यकालीन कला के अंदर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्यकालीन कला के अंदर राजप्रसाद और प्राचीर। राजप्रसाद जो राजभवन होते थे, राजाओं के जो महल होते थे उनसे संबंध वो है, और प्राचीर एक किला होता है जिसकी दीवार, तो उस सब के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं विस्तृत और भव्य राजप्रसादों का निर्माण किया गया था। मेगस्थनी ने पाटलिपुत्र, जिसका जो प्राचीन नाम पोलिब्रोथा था, चंद्रगुप्त मौर्य के महल की प्रशंसा करते हुए, जो मेगस्थनी ने इंडिका में चंद्रगुप्त के महल की प्रशंसा करके इसे ईरान स्थित एक बटना और सूसा के महलों से खूबसूरत बताया गया। इतिहास में विदित है कि ईरान में जो एक बटना महल और सूसा का जो महल था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत मेगस्थनी ने अपने इंडिका में बताया। मुद्रा राक्षस में इसके महल का नाम सुसांग मिलता है। जो मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ने जो पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो उसका नाम सुसांग बताया। फाहियान ने अशोक के महल की प्रशंसा करते हुए इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। ऐसा महल था जो इस तरह लग रहा था जैसे देवताओं द्वारा बनाया गया है, इतना सुंदर था। कैसे इसको बनाया गया, तो ये विशेषता, ये बात बताई फाहियान नामक विदेशी यात्री ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय महल निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया। वही अशोक के समय मुख्यतः पत्थर का प्रयोग। चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, उसमें महल लकड़ी से महल बनाए गए थे, लकड़ी से महल का निर्माण किया गया। और जो अशोक था उस समय पत्थर का प्रयोग किया गया महलों के निर्माण में। वर्तमान में हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य जो राजप्रसाद के अवशेष हमें मिलेंगे कुम्हरहार नामक स्थान से मिले थे। जो कुम्हरहार नामक स्थान था वह चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य के सभा भवन के अवशेष भी मिले हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के जो सभा भवन था उसका अवशेष भी खुदाई के अंदर प्राप्त हुआ है, जिसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य नामक ग्रंथ में किया गया है। चंद्रगुप्त सभा के रूप में हुआ है। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त की सभा इस तरह की थी, तो पतंजलि नामक विद्वान की पुस्तक थी महाभाष्य में इसको बताया गया है। जब यह अशोक के राजप्रसाद के अवशेष पटना के निकट बुलंदी बाग से मिले हैं। अशोक का जो महल था, राजप्रसाद था, उसके अवशेष हमें मिले हैं पटना के निकट बुलंदी बाग स्थान से मिले हैं। श्रीनगर, कश्मीर, देवपाटन, नेपाल जैसे नगरों की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की जो, और देवपाटन, नेपाल जैसे नगरों की स्थापना उन्होंने की थी। कलहन की राजतरंगिणी में इसका उल्लेख किया गया है कि अशोक ने वितस्ता झेलम, वितस्ता प्राचीन नाम उसका, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की, जिसमें 95 लाख मकान थे। उस श्रीनगर के बारे में बताया गया कि उस समय से 95 लाख मकान थे। इसमें अशोक ने अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। जो शिव जी का मंदिर था, अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका उल्लेख हमें कलहन की राजतरंगिणी नामक ग्रंथ में मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार जो पाटलिपुत्र नगर की सुरक्षा के लिए लकड़ी की 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। मैंने प्राचीर बताया, तो ये दीवार होती है उसको प्राचीर बोला जाता है। तो लकड़ी की 4 दीवारी का निर्माण किया गया था, जिसमें तीरंदाजी के लिए अनेक छिद्र बने थे। जो तीरंदाजी के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो दीवार में जगह जगह छिद्र बने होते हैं। जैसे आप देखते हो किलों के अंदर छिद्र होते हैं, जो किले होते हैं पहाड़ों में उनमें छिद्र होते हैं ना, वो जैसे चलाने के, तो इसी प्रकार उसमें बहुत सारे छिद्र बने हुए थे। तो ये राजप्रसाद प्राचीर इस तरह की कला थी उस समय मौर्य काल में। और अब देखते हैं पत्थर के स्तंभ निर्माण की परंपरा। सबसे पहले जो पत्थर के स्तंभ बनाने की जो परंपरा शुरू की थी वो मौर्य काल में सम्राट अशोक ने की थी। ये जो स्तंभ ज़्यादातर किससे बने थे? चुनार के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। ये चुनार का जो बलुआ पत्थर था उससे बनाया गया है, और इसको अशोक की लाट बोला जाता है। जो सामने आपके ये छोटा दे रखा लंबे लाट, एक लंबे खंभे की तरह होता है, इसको, इन स्तंभों को क्या बोला जाता है? अशोक की लाट। ये अशोक की लाट कहलाती है। विद्वान रोमिला थापर ने कुछ स्तंभों का निर्माण मथुरा के पास प्राप्त लाल सफेद पत्थर से किया गया था।
जो इतिहासकार रोमिलता थी, उन्होंने बताया कि मथुरा के पास से प्राप्त लाल पत्थर निकलता था मथुरा के पास में, और सफ़ेद पत्थर से भी स्तंभ बनाए गए थे। मार्शल स्मिथ जैसे इतिहासकारों की मान्यता है कि स्तंभ निर्माण की परंपरा ईरान से ली गई। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि सम्राट अशोक ने स्तंभ बनाने की जो प्रक्रिया सबसे पहले ईरान से सीखी थी। ईरान के अंदर सबसे पहले स्तंभ निर्माण किया गया था विश्व के अंदर। उसके बाद में सम्राट अशोक ने प्रभावित होकर उन्होंने भी स्तंभ बनाने की कला उनसे ली, परंपरा से, स्तंभ निर्माण परंपरा से ग्रहण की। अब अशोक के जो स्तंभ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे वो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने की बात है। उनका स्तंभ प्राप्त होने के स्थान बसरा, बखीरा, बसाड़, जो स्थान बसरा, बखीरा, बसाड़, यहाँ से सखेस्ता, रामपुरवा, लोरियर, नंदनगढ़, रोमनदेई, नेपाल, निगलविया, मेरठ, कौशाम्बी, प्रयाग, एरन, बेसनगर व सारनाथ, यहाँ से अशोक के ज़्यादातर स्तंभ इन स्थानों से प्राप्त हुए थे। अब स्तंभों की विशेषता क्या होती है, देखो देखते हैं हम स्तंभ क्या था। इन स्तंभों में अधिकांश पशु आकृति से मंडित पशुओं की आकृति जाती है। जैसे आपको इसमें बताया गया सिंह की ये दे रखा है, जो ये सामने इस फोटो के अंदर बता रखा है ना, इसमें बता रखा है 3 सिंह है, नीचे है जो चक्कर है, यहाँ पे हाथी और बैल का वृषभ की आकृति है, और नीचे तो ये बताया गया है। और इन इस स्तंभों के अंदर कितने भाग थे, कितने इसके अंग थे, स्तंभ के अंग को हम बताना चाहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्तंभों के 5 अंग बताए गए थे। उस समय स्तंभ के 5 अंग होते थे। हम स्तंभों का जो विभाजन करते किस प्रकार कर सकते, 5 भागों में कर सकते थे उनको। सबसे पहले आगे मेखला, एक मेखला होती थी गोल, उल्टा कमल या घंटा, जैसे उल्टा कमल दिख रहा है, कमल की तरफ ये नीचे दिख रहा है, इस चक्कर के नीचे जिस चित्र में बताया गया है, ये उल्टा कमल की तरह होता था। चौकी, ये चौकी बीच में इसके ऊपर चक्कर के पास में रखी चौकी होती थी। और पशु मूर्ति सामने दिख रही है और चक्कर बीच में है। तो इस प्रकार के स्तंभों के ये भाग थे, इस तरह स्तंभ बनाए जाते थे उस समय। ये सबसे महत्वपूर्ण थे, ये हमारे अशोक द्वारा बनाए स्तंभों की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी। अब इनकी विशेषता क्या क्या, मौर्यकालीन स्तंभ और उनकी और विशेष विशेषताएं क्या क्या बताई गई है, वो सबसे पहले हम देखेंगे। स्तंभों के शीर्ष पर उल्टा कमल, मैंने भी बताया उल्टा कमल जो घंटाघर की तरह है। इसमें एक पत्थर की चौकी रखी हुई है जिस पर अलग अलग स्तंभ और अलग अलग पशु आकृतियाँ स्थित है, ये बताया गया इसमें। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं तथा इसकी चौकी पर हाथी, बैल, अश्व और सिंह के चित्र। अभी मैंने इससे पहले बताया, ये जो सामने दे रखा है सारनाथ का जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके अंदर ही दे रखा है ना। सबसे पहले जो बताया गया इसमें हाथी, बैल, अश्व, सिंह के चित्र उत्कीर्ण है। और 4, ये 3 दिख रहे हैं, 4 एक पीछे शेर, तो 3 दिखते हैं, 4 शेर हैं जो ऐसे पीठ सटाए बैठे हुए, इस तरह बताया गया है। और इसके साथ अश्व और बैल की भी आकृति स्थित है। एक स्तंभ रामपुरा में 2 स्तंभ मिले, रामपुरवा का स्तंभ मिले हैं जिसमें एक वृषभ बैल की आकृति स्थित है और दूसरे पर सिंह की सिंह, तो ये बताया गया जो सिंह की। तो ये जो सामने ऊपर दे रखे रामपुरा के स्तंभ में जो नीचे गिरे हुए ये स्तंभ ये रामपुरवा के हैं। तो ये इसमें चित्र डाला है जिससे आपको समझ में चित्र आ जाए, आपको याद रहे, दिमाग में आपके रहे, इसको देखने से आपको समझ में आए। इस तरह का स्तंभ था वहाँ पे। और लोरियर जो नंदनगढ़ का स्तंभ है उसमें दाना चुगते अंशों की पंक्ति विद्यमान है, वो अलग ही अलग प्रकार का स्तंभ है जिसमें दाना चुगते अंशों की पंक्तियाँ विद्यमान है। मौर्य स्तंभ की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इनके ऊपर की गई पॉलिश जिसकी चमक आज विद्यमान है। आज भी हम देखें ना तो जो मौर्य काल के जो स्तंभ बने, अशोक के समय के स्तंभ बने हुए थे, उनकी चमक आज भी ऐसे कैसी है, वो चमक खत्म नहीं हुई है, इनकी पॉलिश ऐसी थी जो आज भी खत्म नहीं है, विशेषता थी। और सारनाथ के स्तंभ को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, जो हम आपके सामने इसमें भी अंकित है। हमारे देश के जो राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक बनाए वो सारनाथ का जो स्तंभ था अशोक का, उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने स्वीकार किया है। अब इसमें 2 ये स्तंभ दे रखे हैं आपके, ये है क्या नाम से सारनाथ, उसका ये दाना चुगते अंश की आकृति दे रखा है, और ये वहाँ का है सारनाथ के स्तंभ बताया था मैंने अभी आपको। तो ये स्तंभ दे रखे हैं, तो ये 2 ये दाना चुगते अंश की आकृति का है। तो ये सामने वाला ये दाल सा लगा हुआ है, तो ये स्तंभ इस तरह के स्तंभ बनते थे अशोक के समय में। अब इन स्तंभों में ईरानी स्तंभों में कुछ अंतर थे, कुछ विशेष अंतर थे। भाई ईरानी स्तंभ किस तरह बनते थे, मौर्यकालीन स्तंभ में क्या अंतर था, वो अंतरों को आप इस टेबल के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हो, आपके दिमाग में रहेगा। यानी मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानी स्तंभ किस प्रकार के थे। जो मौर्यकालीन स्तंभ होते सूंडाकार होते थे, सूंडाकार आकृति के होते थे, बिल्कुल सूंड होते हैं, गोलाई में होते थे वो। और ये होते समानांतर, ये समानांतर होते थे।
नीचे से सुंडाकार मतलब आप समझते हो, ऊपर से जैसे ऊपर से गोला में थोड़ी ऊपर से थोड़े हल्के ऐसे सूंड होती है ना, ऊपर से चौड़ी फिर धीरे ऐसे। और ये जो समानांतर एक समान होते थे ईरानी स्तंभ, जो अशोक के जो मौर्यकालीन स्तंभ होते थे वो एक ही पत्थर से बने होते थे। शुरू से मैंने अब आपको बताया था, आगे इसमें बताऊंगा, एक ही पत्थर से बने होते थे। वो एक ही पत्थर को, बड़े पत्थर को निकाल के उससे स्तंभ बनाते, उसमें जोड़ा नहीं जाता था। और ईरानी जो स्तंभ होते थे तो पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाए जाते थे, खंड खंड जोड़ जोड़ के। और जो ये स्तंभ होते थे लंबा पत्थर निकाल के उससे एक ही पत्थर में बने होते थे। मौर्य स्तंभ सपाट होते थे, बिल्कुल प्लेन होते थे। और ईरानी स्तंभ नालीदार होते थे, नालीदार स्तंभ होते थे वो। और ये मौर्यकालीन स्तंभ क्या थे, स्वतंत्र। ये स्तंभ बिल्कुल स्वतंत्र होते थे। जो ईरानी स्तंभ वास्तु भवन के अभिन्न अंग थे, जो वास्तु भवन जो भवन निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में दर्शाया गया है, और ये स्वतंत्र होते थे। अब गुफाएं चैत्य क्या है, इसके अंदर गुफाएं चैत्य के बारे में आपको बताऊंगा। गुफाएं सात घर के नाम से प्रसिद्ध गुफाएं थी उस समय। सात घर के नाम से मतलब आप समझो कि उस समय ये सात प्रमुख गुफाएं थी। अशोक और उसके पौत्र दशरथ, अशोक के पौत्र दशरथ ने भी गुफाएं बनाने की परंपरा को वापिस जीवित रखा। अशोक इस समय अशोक ने बिहार में 12 पहाड़ एवं नागार्जुन, बिहार में नागार्जुन और 12 पहाड़ एवं काट निर्गंतों साधुओं के लिए, आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया। जो ये किसके लिए बनाते थे गुफा मौर्य काल में, जो साधुओं के लिए, निर्गंथों के लिए। जो साधु होते, निर्गंथ होते, जो विद्वान होते उनके लिए, और आजीविकों की जो रहने के लिए वो गुफाओं का निर्माण करवाया। और ये गिनती में कितने थी, 7, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, 7 घर। अब ये 4 गुफाएं तो बनाई थी अशोक ने, और 3 बनाई थी उनके पौत्र दशरथ ने। जो अशोक ने जो बनाई थी वो गुफाएं थी ये 12 की, जो आपके सामने चित्र दे रखा है 12 की, इस तरह ये गुफाएं थी 12 की, चित्र दे रखा है। ये 12 की पहाड़ में 4 गुफाएं बनाई गई थी। 4 महत्वपूर्ण गुफाएं कौन कौन सी थी, कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमस ऋषि और लोमस ऋषि, तो 4 हो गए नहीं ये, तो 4 गुफाएं थी। तो ये चारों गुफाओं के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आ थी लोमस ऋषि की, और एक विश्व लोमस ऋषि की सबसे महत्वपूर्ण गुफा माना जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो गुफा है लोमस ऋषि की गुफा मानी जाती है। तो विश्व झोपड़ी 4 महीने में कर्ण चौपड़, सुदामा, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, ये सम्राट अशोक ने बनाई थी। और अशोक के पोत्र ने जो 2 गुफाएं बनाई थी वो थी नागार्जुन की पहाड़ी में दशरथ था जिन्होंने बनाई थी, 4 गुफाएं बनाई थी। वो थी गोपिका, वदथिक और वह्यक। गोपिका, वदथिक और वह्यक, ये 3 गुफाएं अशोक के पौत्र ने बनाई थी। तो ये गुफाएं 7 घर कहलाती थी। ये भिक्षुओं के लिए थी, ये आजीविकों के लिए थी, निर्गंध और साधुओं के लिए बनाई गई थी। तो ये उस समय की उनकी धार्मिक नीति को दर्शाता है। चैत्य क्या होता है, चैत्य के बारे में आपको बताऊं। चैत्य का स्तूप के साथ घना संबंध होता है। जिस कक्ष में पूजा आराधना होती है उसे क्या कहते थे, चैत्य। स्तूप की तरह चैत्य होता था। और चैत्य का मतलब होता पूजागर, जहाँ पे भिक्षु जो साधु निर्गंध जो पूजा करते थे, पूजा कक्ष होता था, वो क्या कहलाता था उस समय, चैत्य कहलाता था। चैत्य कहलाता। सबसे जो प्रमुख चैत्य था अजंता का हीन यानी चैत्य ग्रह, अशोक के काल का बना हुआ था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। और पूना के समय भांजाई गुफा, और उसका चैत्य सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। इसका निर्माण लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बताया हीन चैत्य अशोक के समय, और सबसे जो प्राचीन था वो था पूना के समय भांजाई गुफा चैत्य ग्रह, जो 200 ईसा पूर्व से भी प्राचीन माना गया है। अब सामने जो चित्र दे रखा है आपके, यह है हीन यानी वो जो चैत्य ग्रह था उसका चित्र ये दिया गया है। इस तरह का ये चैत्य ग्रह आपको याद रखना है, ये चैत्य ग्रह था बना हुआ। अब आता है स्तूप क्या होते हैं। स्तूप का मतलब होता है जहाँ पर महात्मा बुद्ध और उनके महान अहर्तो शिष्यों अनुयायियों के जो अस्थियों के अवशेष, अस्थि उनकी हड्डियाँ अवशेष, उनको एक विशेष स्थान पर रखकर उस पर एक अर्धवर्ताकार इमारत बनाई जाती थी। आधे अर्धवर्ताकार आप समझते हो, आधे गोल वर्ताकार होती थी, बिल्कुल गोल नहीं होती थी। वो इमारत क्या कहलाती थी, स्तूप कहलाती थी। किससे बनाई जाती थी ये, बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियों के ऊपर। और ये किसकी बनी होती थी, मिट्टी, प्रस्तर या पक्की ईंटों से बनाए जा सकते थे। तीन तरीके से मिट्टी के बने होते थे स्तूप, प्रस्तर, पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। इनमें बुद्ध तथा उनके महत्वपूर्ण शिष्यों के अवशेष भी होते थे। महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखा जाता था, जो उनके अवशेष महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जिनकी यादगार के लिए, तो उनके स्तूप बनाया जाता था।
सांची और सारनाथ स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। सांची और सारनाथ स्तूप सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसके इसके अलावा सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। मध्य प्रदेश के रायसेन के अंदर जो ये सांची का स्तूप विदिशा जिले के अंदर है। और सबसे जो प्राचीन स्तूप मैंने आपको बताया वो है नेपाल की सीमा पर पिप्रभा, पिप्रभा नाम का स्तूप है। ये सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अलावा बुंदेलखंड, वो जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की नागौद रियासत थी, वहाँ पे भरूच नामक स्थान पर एक स्तूप, विशाल स्तूप था, भरूच स्तूप था, जो 1873 में उसको खोजा गया था। ये याद रखने की बात है, जो भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? 1873 में श्री कनिंघम ने। ये याद रखना आप, आप समझना भरूच स्तूप की खोज कब की गई थी? 1873 के अंदर इतिहासकार श्री कनिंघम ने इसको खोजा था, भरूच स्तूप को। और ये मैंने बताया आपको इलाहाबाद दक्षिण पश्चिम पर बुंदेलखंड था, वो रियासती नागौद, वहाँ पे ये स्तूप बनाया गया था, भरूच। तो ये समझने की बात है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थ्यावशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। जो बुद्ध की हड्डियाँ थी उनको 8 भागों में बांटा गया था, याद रखना, उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटा गया। 8 जगह उनके अस्थियों को स्थापित करके वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया था। और ये स्तूप कराया था, ये इन स्तूप का निर्माण कराया था अजातशत्रु उस क्षेत्र गणराज्यों ने। अब अजातशत्रु की बात करते हैं, अजातशत्रु कौन से वंश का था? हर्यक वंश का था वो, यानी मौर्य वंश से बहुत पहले का, जो मौर्य वंश से पहले का शासक था मगध में, हर्यक वंश का, उसका ये शासक था, उन्होंने ये स्तूप बनवाया था। और मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनाए, छोटे बड़े। तो 84,000 स्तूप का निर्माण इन्होंने मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। विभिन्न साम्राज्य विभिन्न भागों में करवाया, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ साम्राज्य था वह इनका निर्माण कराया। अन्य महत्वपूर्ण स्तूपों में अमरावती का स्तूप जो सफेद संगमरमर से बना हुआ था, जो अमरावती का स्तूप था वो सफेद संगमरमर से बना हुआ था, ये विशेष बात है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। एक है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने, ये मौर्य वंश के शासकों ने बनाया धमेक स्तूप, ये गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था धमेक का। अब आता है इसके बाद में विहार। विहार वह स्थल है जहाँ बौद्ध संघ निवास करता है, जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ, जो ये महान विद्वान शिष्य जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो निवास करते थे उसके अंदर। वो एक मठ की तरह होते थे, मठ ही थे, एक प्रकार के मठ ही थे। और गोदावरी नदी के तट पर प्राचीन नासिक में गौतमीपुत्र विहार, जो गौतमीपुत्र विहार था वो हीनयान संप्रदाय का सबसे बड़ा वो था, विहार था, ये हीनयान संप्रदाय का था। अब इस स्तूप के जो भाग दे रखे हैं इसमें आप समझो, ये भी कई बार पूछ सकते हैं इस स्तूप में कौन कौन से भाग दे रखे हैं। देखो सामने इसमें बताया गया है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो बीच का ये होता है, बीच का जो भाग होता है, गोल भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोल भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेष्टि। और इसके अलावा जो इसके ऊपर दे रखा है आपके हर्मिका, इसके ऊपर होता है हर्मिका होती है, हर्मिका ऊपर यष्टि होती है। और ये इसके अलावा आता है आपके अंड गर्भगृह होता है, बीच के अंदर जो अंड गर्भगृह होता है बीच में। और इसके अलावा होती है तोरण द्वार, जो इसके बीच में सामने जो द्वार दे रखा है ये तोरण द्वार है, ये विशेष प्रकार से बने होते थे। और अंड या गर्भगृह पर एक चौकोर सा घेरा स्थापित किया गया था जो हर्मिका कहलाता था। जो चौकोर घेरा होता था इसके ऊपर गर्भगृह पर, वो क्या कहलाता था? हर्मिका। ये याद रखना, हर्मिका के बीचों बीच लोहे की छड़ थी, इसके बीच में लोहे की छड़ है ऊपर हर्मिका के ऊपर। ये छड़ किस लिए लगाई जाती थी? इनको मतलब सुरक्षा के लिए लगाई जाती थी, लोहे की छड़ लगाई जाती थी। इसको 6 दृष्टि या 6 दृष्टि को पृष्ठ पर एक कलश स्थापित किया गया था जो वृषस्थल कहलाता था। वो क्या कहलाता था? वृषस्थल। तो इस प्रकार इस स्तूपों के अनेक भाग थे। और अंड गर्भ के चारों क्या होता? प्रदक्षिणा पथ होता है जिससे तक वो परिक्रमा लगाई जाती है, ये प्रदक्षिणा पथ था, डबल स्टेयर। तो ये स्तूप के भाग बताए गए हैं। और इसमें मेदी के चारों पत्थर या लकड़ी की रेलिंग बनी हुई है, ये रेलिंग बनी हुई है, सामने दिख रही है पत्थर लकड़ी की रेलिंग बनी हुई है। तो इस प्रकार ये स्तूप अर्धवर्ताकार है, दिख रहा है आपको, अर्धवर्ताकार, फुल वर्ताकार अलग, अर्धवर्ताकार बना होता था। ये भी कई बार स्तूपों के पूछे तोरण द्वार किससे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो तोरण द्वार, प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा गया है। और प्राचीन काल के स्तूप में नेपाल जो विप्रवा स्तूप था नेपाल के अंदर मिला था, मैंने आपको बताया। तो ये स्तूप आपको याद रखने के लिए, तोरण द्वार कौन सा होता है, जो मुख्य द्वार अलग ही डिजाइन का बना हुआ है और ये लकड़ी की रेलिंग होती है, तो ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद आती है मूर्तिकला।
हम जो मूर्ति कला, उस समय तीन प्रकार की मूर्ति कला शैली का विकास हुआ था। गांधार कला और मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये तीन शैलियों की मूर्तियां बनाई जाती थी। गांधार शैली कहाँ की थी, क्या थी गांधार शैली? पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश, जो पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश था, वहाँ पर गांधार शैली का जन्म, वहाँ से गांधार शैली वहाँ की है। गांधार कला को हिंद यूनानी शैली भी कहते हैं। इस शैली को हम क्या कहेंगे, गांधार शैली को हिंद यूनानी कला भी कहते हैं, क्योंकि इस कला में विषय तो कौन से थे, भारतीय। अब भारतीय विषय आप समझ रहे हो कौन से हैं, महात्मा बुद्ध भारत के थे, किंतु शैली जो उनका बनाने की कला थी वो कौन सी होती थी, यूनानी होती थी। तो इस प्रकार इसको हिंद यूनानी कला भी कहते हैं। याद रखने की बात है, गांधार शैली का एक दूसरा नाम था हिंद यूनानी शैली, हिंद यूनानी शैली या हिंद यूनानी कला। इसकी जो मूर्ति थी उसमें बुद्ध को कमलासन पर पारदर्शी कपड़ों में दर्शाया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी जो चित्र है। इसके बाद दूसरी अपनी जो शैली थी मथुरा शैली, ये स्वदेशी शैली थी, हमारी खुद की भारत की शैली थी। इस शैली में क्या क्या विशेषता थी, इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था, लाल रंग के पत्थर का प्रयोग किया जाता था मूर्ति निर्माण में। और मथुरा के निकट सीकरी नामक स्थान से लाल पत्थर प्राप्त होता था, वहां से लाल पत्थर निकाल के ये मूर्तियां लाल पत्थर से बनी होती थी। मथुरा शैली की मूर्तियों में एक विशेषता क्या थी, ये मूर्ति विशाल होती थी और सिंहासन में बिठाया दर्शाया गया। ये मूर्तियां हमेशा सिंहासन पर विराजमान के रूप में दर्शाया गया है इन मूर्तियों को। ये मथुरा शैली थी हमारी सबसे महत्वपूर्ण शैली। और इसके बाद है अमरावती शैली। अमरावती शैली कहाँ की थी, कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पर अमरावती और गुंटूर जिलों में इसका इस शैली का विकास हुआ था। कृष्णा गोदावरी नदी के मुहाने पर इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता क्या थी, आभूषणों की भरमार होती थी इन मूर्तियों में। बहुत सारे आभूषण मूर्ति में जो मूर्ति होती है उसमें आभूषण से भरमार होती थी। और मूर्ति निर्माण सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था, और मूर्तियां सफ़ेद संगमरमर से बनती थी और उनमें बहुत सारे आभूषण जड़ी हुई रहती थी मूर्तियां। ये अमरावती शैली की विशेषता थी। मौर्यकालीन प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी देखी इसमें, तो यक्ष की मूर्तियां सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां थी। और जैन धर्म संबंधी मूर्तियां निर्माण भी किया गया, जो कहाँ कहाँ मिली, दीदारगंज, लोहानीपुर, पाटलिपुत्र बिहार, परखम उत्तर प्रदेश, बेसनगर मध्य प्रदेश में मिली है। जो इन शैलियों की जो मूर्तियाँ मिली है वो मैंने आपको बताया, दीदारगंज, लोहानीपुर, पाटलिपुत्र बिहार, परखम उत्तर प्रदेश, बेसनगर मध्य प्रदेश से इन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। साथ ही मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया। अभी मैंने आपको पत्थर की बताई, लाल पत्थर की वो। इसके बाद में आता मिट्टी की निर्माण मूर्तियाँ भी बनाई गई थी, जो लोक कला की प्रचारक है। इन सब मूर्तियों को मौर्य युगीन मानने का कारण क्या है, इन पर की गई पॉलिश जो स्तंभों से भी ज्ञात होती है। भाई इनको मूर्तियों को मौर्यकालीन क्यों मान सकते हैं, ये चमकीली होती थी, इनमें पॉलिश होती थी, तो यह मन डाल लगती। उस समय पॉलिश की जो कला थी, एक वैज्ञानिक कला थी, वो किस तरह पॉलिश बनाते थे, उससे मालूम होता है कि मूर्तियाँ मौर्यकालीन है। जहाँ तक विज्ञान का प्रश्न है, इस समय अधिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाए हमारे को, लेकिन स्तंभ मूर्ति में जो पॉलिश की गई थी वो आश्चर्यजनक है। जो आज चमक के साथ विद्यमान है, इतने वर्षों पुरानी मूर्तियां मतलब आज भी चमकीली है। तो अभी इस बात का पता ही नहीं लगा कि पॉलिश क्या है, कैसे बनाई गई। इस विज्ञान भी इस चीज़ के लिए ऐसे जनक है, चकित है। बड़े बड़े स्तंभों का निर्माण जिनकी ऊंचाई 40 से 50 फीट है। अब जैसे 40-50 फीट का स्तंभ होता है, उनकी इतनी ऊंची स्तंभ बनाए जाते हैं। मैंने बताया एक पत्थर से, तो कैसे संभव होता है ये, जिनका वजन करीब 50 टन है, उन्हें एक देश से दूसरे देश में एक हिस्से देश के एक हिस्से दूसरे से कैसे ले जाया गया, ये भी बात है। और खान से 60 फीट लंबे पत्थरों को कैसे निकाला गया, ये इंजीनियरिंग ज्ञान का परिचय है उस समय का। मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्तंभ बनते थे एक ही पत्थर से बनते थे, तो 60 फीट लंबा पत्थर खान से निकालना, उसको ले जाना, किस तरह निकाल सकते थे बिना खंडित किए, और कैसे उसको पहुंचाते थे, आश्चर्यजनक बात है। तो ये तरीके से क्या है कि उसको एक इंजीनियर का अनोखा ज्ञान था, उनको विज्ञान का अलग ही ज्ञान था उनको। पुलिस का पता ही नहीं लगा किस तरह की पुलिस थी जो आज भी खराब नहीं। तो उनकी इंजीनियरिंग ज्ञान का परिचय मैंने बताया। 50 फीट लंबे पत्थरों को कैसे निकाल सकते थे, किस तरह विधि से निकालते थे, कैसे पहुंचाते थे, ये उनकी इंजीनियरिंग कला का महत्वपूर्ण ज्ञान था उनको। अब ये मूर्तियाँ आप सामने आ गई, जैसे ये सबसे पहले वाली मूर्तियाँ फर्स्ट वाले पारदर्शी कपड़ों में बुद्ध को दर्शाया गया। ये आपकी गांधार शैली जो बीच में मूर्ति सिंहासन पर बैठी हुई कौन सी है, मथुरा शैली लाल पत्थर से बनी हुई है। और यह अमरावती शैली की मूर्ति है जिसमें आप उसमें भरमार मूर्तियों में। तो इस प्रकार की ये याद रखना आपको तीनों मूर्तियों को किस तरह से, तो आपको समझ में आएगा
इन मूर्तियों को देखते हैं, आपको इन मूर्तियों को देखते हैं गांधार से लिए, मथुरा से लिए, तो आपको तीनों से लिए याद आने के बाद में आप इसको आराम से कर सकते हो किस तरह मूर्ति बनती थी। समझ लीजिए पारदर्शी कपड़ों में दर्शाना क्या था, गांधार, सिंहासन बैठाना मथुरा, और आभूषण सुसज्जित क्या थी, अमरावती शैली। अब ये जो चिकनी मूर्ति दिख रही है ये भी एक कला की, अब ऐसे की चमक है इसमें, अभी चमक इतने वर्षों बाद भी खत्म नहीं हुई, तो कैसे किस तरह की पॉलिश की गई जो आज भी खत्म नहीं हुई, ये उनकी विज्ञान टेक्नोलॉजी का मालूम पड़ता है हमारे को। लोक कला की बात करते हैं हम, तो मौर्य काल में राज की कला के अलावा स्वतंत्र रूप से लोक कला का विकास भी हुआ था। भाई लोक कला राज की कला थी, ये तो राज की मूर्ति कला राज कला थी, इसके अलावा लोक कला का विकास भी उस समय हुआ था। लोग भी कलाकार तो उसमें लोग भी बनाते, जैसे मिट्टी के सुंदर चमकदार बर्तन बनाना, मिट्टी के सुंदर चमकदार बर्तन बनाते थे। काले पॉलिशदार मर्दवान, काले पॉलिश से जो मटके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो खिलौने आभूषण, इन कलाओं का उत्कर्ष भी मिलता है। इन कलाओं का विस्तार कहाँ से था, मथुरा से पाटलिपुत्र, बिंदिसा, कलिंग, सोपारा तक मिलता है। इन कलाओं का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, मथुरा, पाटलिपुत्र, बिंदिसा, कलिंग और सोपारा। शिक्षा की बात करें तो तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, और जहाँ देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। मौर्य युगीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तक्षशिला। और भी जो संस्थाएं थी, मगर सबसे जो महत्वपूर्ण बात करें हम तक्षशिला की बात करेंगे, वो उस समय का शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि विदेशी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अब मौर्यकालीन साहित्य, साहित्य सृजन काल, साहित्य का निर्माण उस समय बहुत ज़्यादा किया गया था। बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे, महत्वपूर्ण साहित्य लिखे गए, बहुत अच्छी किताबें, ग्रंथ लिखे गए, जो बहुत ही विश्व के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसमें इतिहास की जानकारी मिलती है हमें। सुबंधु, सुबंधु बिंदुसार का मंत्री था, जिसने वासवदत्ता नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें मौर्य कला संस्कृति सबका साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो राजनीति से संबंधित है। इसमें राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। मैगनीज की इंडिका मौर्यकाल इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये विदेशी लेखक के द्वारा लिखी गई है। और मोगलीपतिस का कथावाद, भद्रबाहु का कल्प सूत्र, जैन धर्म में आचार्य सूत्र, भगवती सूत्र, समवायंग सूत्र प्राकृत भाषा में। तो ये जो ग्रंथ थे ये जैन, इनसे मौर्यकालीन इतिहास की कला, संस्कृति, साहित्य, धार्मिक, सामाजिक सभी प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते कौन सी भाषा में लिखे गए थे, ज़्यादातर पाली भाषा में। और जैन धर्म ग्रंथ किस में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। सामने कापिटकों का संग्रह, कापिट क्या थे, जो लोक कथाएं, जो दंत कथाएं, इस तरह की जो छोटे छोटे ग्रंथ, कहानी की जो ग्रंथ किताबें होती थी, उनका उल्लेख किया गया है। लघु कथाएं होती है उसके अंदर, उन्हें कापिटक कहा गया है। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य कैसे पतन हुआ वो देखते हैं। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं, अशोक के जो उत्तराधिकारी थे बहुत ही कमजोर थे। वो ऐसे कमजोर थे जो उस साम्राज्य को ढंग से नहीं संभाल सके। मैं उनकी एक दो की मैं उल्लेख करता हूँ इसमें। जैसे अशोक का जो उत्तराधिकारी था, अशोक का पुत्र था, अशोक के बाद कुणाल राजा बना था, उसे दिव्याधान में धर्म विवर्धन कहा गया। और इसके अलावा अशोक ने एक बौद्ध संगीति भी की थी, तथ्य बौद्ध संगीति भी की थी। उसके अंदर उन्होंने विदेशों में प्रचारक भेजे थे, बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। श्रीलंका में उन्हें पुत्र अशोक और पुत्री महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। और इसके अलावा हम बात करते हैं, इनके अलावा महत्वपूर्ण बातें करते हैं, तो जो भी ये उत्तराधिकारी थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे जो कि इन विशाल साम्राज्य को संभाल सके। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुणाल के बाद जालोक शासक बना, गांधार का शासक बना, तारानाथ का अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार स्वतंत्र शासक बना। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रथम से पुत्र संपत्ति, अब कुणाल अंधा था, इसके कारण उसका पुत्र संपत्ति के आत्म संपत्ति योग्य शासक नहीं था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध को शासन किया, तो दशरथ ने कुछ हद तक साम्राज्य को बचा के रखा, मगर उसके बाद जो शासक थे बिल्कुल कमजोर थे, अयोग्य थे, जो जिस वजह से भी साम्राज्य बिखर गया। इतिहासकार क्या क्या कहते हैं इसमें, मतलब किस प्रकार से पतन हुआ। जब महत्वपूर्ण बात याद रखने की यह है कि इसका पतन होने के जो प्रमुख कारण कौन कौन से बताया कि इतिहासकारों ने, हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा कि ब्राह्मण विरोधी नीति। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करके ब्राह्मण विरोधी नीति शुरू कर दी।
उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण विरोधी नीतियाँ अपनाना शुरू कर दिया। इससे यहाँ की जो लोग, भारत के जो लोग थे वो विरोधी हो गए और इस साम्राज्य के को ख़त्म करने की, इस साम्राज्य का विरोध करने लगे। ये बात आती है। हेमचंद्र राय चौधरी थे, उन्होंने क्या कहा, अहिंसक व शांति प्रिय नीति। अशोक ने जो नीति अपनाई थी, कौन सी अपनाई थी, धम्म नीति, यानी युद्ध नहीं करने की। युद्ध नहीं करेंगे तो दूसरे शासक आक्रमण करके इसको नष्ट कर देंगे। तो इस नीति की वजह से भी ये मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया। डी कोसाम भी क्या कहते हैं, आर्थिक कारण बताते कि पैसे की संकट था, इस वजह से खत्म हो गया ये साम्राज्य। रोनिला थापर ने क्या किया, केंद्रीय प्रशासन में दोष आ गया, इस वजह से मौर्य साम्राज्य पतन की ओर चला गया। थैंक यू। आगे हम शुंग वंश का अध्ययन करेंगे।